अभी आप देख रहे हैं यहां पर हमारे साथ मेरठ के लोग, जोरदार तालियां जरा अपने लिए, क्योंकि आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री काफिला मेरठ में है और यहां पर मेरठ के लोग ही स्थानीय मुद्दों को रखने वाले हैं। और इस बीच जरा मंच दिखाइए, दो मेहमान अभी तक इस मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। एक आप देख रहे हैं विजय राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अच्छा, सतीश प्रकाश जी दलित एक्टिविस्ट हैं, आप हमेशा एबीपी न्यूज पर इनको देखते आए हैं हमारे साथ। बीएसपी का पक्ष एक तरीके से रखेंगे ये, और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अवनीश काजला जी पहुंच गए हैं। बहुत स्वागत, जरा अपने मेहमानों का ताली बजाकर स्वागत कर लीजिए। बीजेपी के मेहमान का इंतजार है। मेरठ में लगातार पिछले 3 बार से बीजेपी ये सीट निकाल रही है संसदीय। कैसा काम हुआ है बीजेपी के राज में? कैसा काम हुआ है बीजेपी के राज में? अच्छा कार्य हुआ है। क्या अच्छा कार्य हुआ है? काफी अच्छे कार्य हुए हैं। गिनाएंगे कुछ काम? यूनिवर्सिटियों में बड़े काफी इम्प्रूवमेंट आई है, हॉस्पिटलाइजेशन में भी काफी इम्प्रूवमेंट आई है। रोड, शिक्षा और स्वास्थ्य आपकी नजर में कैसा काम हुआ है? देखिए, सांसद जी ने जो गांव गोद लिया था उसका विकास नहीं हो पाया, जबकि बात हुई थी कि 1 साल में एक गांव को गोद लिया जाएगा और उसके बाद में उनका विकास करके दूसरा गांव लिया जाएगा। तो वही विकास कार्य जो है उसकी गति बिल्कुल धीमे हो गई है। तो मतलब यहाँ पर 2 लोग कह रहे हैं कि विकास का काम हुआ है तेजी से, एक भाई साहब कह रहे हैं विकास के काम की गति है ही नहीं, धीमी हो गई है। आपकी राय? देखिए, रैपिड हमें जीवन में हमने नहीं सोचा था रैपिड आने वाली है। मार्च में उद्घाटन करने वाले मोदी जी यहाँ का रैपिड का, और उसके अलावा एक्सप्रेस वे। बताइए क्या चाहिए? जो चाहिए था वो मिल गया मेरे। इतनी तो गति है विकास की, आप कह रहे विकास की गति नहीं है। सांसद जी ने जो गांव गोद लिया, मैं उस पर बात कर रहा हूँ सिर्फ। एक गाँव मतलब एक गाँव में विकास नहीं हुआ, बाकी सब हो रहा है ना विकास, बाकी सब और हाँ बिल्कुल, और चीजों में विकास हो रहा है। ठीक है, विकास की गति अच्छी है, विकास की गति अच्छी है। मैं और लोगों के पास आऊंगी, लेकिन इस बीच देखिए अब बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। मंच पर विनीत शारदा जी हैं, जरा एक बार विनीत शारदा जी के लिए भी तालियां हो जाएं। जरा मेहमानों से चर्चा कर लेते हैं हम, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी के नेता आए थे, तो राठी साहब के पास पहले आएंगे। राठी साहब, मेरठ शहर मैंने बताया पहचान स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर है, बल्ले जबरदस्त बनते हैं ना यहाँ पर, बैट, और जो अच्छा बल्ला होता है और अगर अच्छे बल्लेबाज के हाथ में हो तो फिर मामला सीधा चौके छक्के पर पहुंचता है। तो मतलब राजेंद्र अग्रवाल जी हैट्रिक तो लगा चुके हैं, तो इस बार चौका। देखिए ऐसा है, मैं बता दूं, अगर आपको हकीकत जाननी है, ये हमारे सब भाई बैठे हैं, मैं नहीं जानता कि आप कौन से रास्ते से निकल करके आई हैं, लेकिन मेरठ शहर एक बार आप घूम लीजिए। आपको अगर मैं तो दिल्ली से आई हूँ सर, मैं तो दिल्ली से आई हूँ, एक्सप्रेसवे से आई हूँ और 90 मिनट के भीतर यहाँ पर पहुंच गई थी। ये सही बात है, आप मेरठ के बाहर से आई हैं, हाँ जी। लेकिन सूरत हाल अगर देखना, एक बार शहर में घूमिए, अच्छा। आपको लगेगा नहीं कि मेरठ में है। मुझे लगता है शायद घुटनों से भी नीचे तक पैर आपका नीचे चला जाएगा गड्ढे में। सड़कों में गड्ढे? नहीं, गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढे नहीं जान पाएंगे। गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे? जहां तक विकास की बात है, एयरपोर्ट चला नहीं। अच्छा। एक हवाई जहाज अगर उड़ता कोई दिखाई दे तो मुझे बता दे, उसके बाद कहेंगे कि तैयार है। हम बचपन से अब तक सुनते आ रहे हैं कि चलेगा, नहीं चला। रिंग रोड बनी नहीं, एक टेक्नोलॉजी पार्क बनना था वो बना नहीं। और एक और बता दूं, सबसे बड़ा घोटाला आज आपके सामने बोल रहा हूं मैं, ये भी हमारे मित्र जानते होंगे। एक जो सीवरेज सिस्टम की पाइपलाइन डली है नगर निगम में मेरठ में, उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इसे एक साधारण एग्जांपल से समझिए कि अगर पाइप इतना मोटा है तो इतना डाला, अगर उसको कनेक्ट कर दिया तो पानी सारा बाहर निकल आएगा। ये क्या घपला, ये क्या घोटाला, इतने भ्रष्टाचार और आप मुस्कुरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के डीएनए में घोटाला है, इनके चरित्र में घोटाला है। इनके जब ये जन्म हुआ होगा इस पार्टी का, और अब से लेके जब तक घोटालों में जीती है, इन्हें सड़कें नजर नहीं आती। इन्हें मेरठ से लेकर उत्तर प्रदेश देश का विकास नजर ना वो कह रहे हैं मेरठ, सुनिए तो, वो कह रहे हैं मेरठ में सड़कें हैं ही कहाँ, गड्ढों में सड़क है, वो ये कह रहे हैं। दिमाग सही नहीं, दिमाग का ऑपरेशन करा लें, दिमाग के विचार करा लें। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरठ से लेकर पूरे देश में विकास की गाथा गा रही है। अरे सुनिए तो, मेरठ में क्या होने वाला है? मतलब मेरठ में बीजेपी जीत का चौका है, बल्लों के शहर में जीत का चौका। चौके के साथ सिक्सर मारा जाएगा, छक्का लगेगा। 5 लाख से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरठ का प्रत्याशी जीतेगा। काजला साहब, ये तो मतलब 24 छोड़ो, 29 छोड़ो, 34 तक ये तो छक्के के लिए तैयार हैं। देखिए, ये चुनावी मशीन पार्टी है। अगर आप देखें, मेरठ के अंदर आप खड़े हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। इनके पार्टी के मंत्री, इनकी पार्टी के पदाधिकारी महिला उत्पीड़न में इनके नाम आते हैं। इन लोगों ने क्या किया? ये तो वोट देने के नाम पर
लगातार जाति धर्म पर बांट कर इन्हें वोट मिलती है। अगर काम के नाम पर वोट लेंगे तो आप बताइए, यहाँ किसानों की भूमि है, 2022 में वादा किया था कि किसानों की आय दुगने होगी। आज बताइए कि किसानों की आय दुगनी हुई है क्या नहीं हुई? 2024 है। तो वो कहते हैं बीच में कोरोना महामारी भी तो आ गई, वैश्विक संकट आपने नहीं देखा, एमएसपी आप नहीं देख रहे, सरकार कितनी दे रही है, और एमएसपी सिर्फ गेहूं पर चावल पर ही नहीं, अब तो दलहन तिलहन पर भी दे रही है। मतलब यहाँ पर बीजेपी की जीत के चौके छक्के कोई रोक नहीं सकता, यही हो रहा है। नहीं देखिए रोमाना जी, एक्सप्रेसवे बना देने से या रैपिड बना देने से ये कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। एक्सप्रेसवे सिर्फ पैदल चलने के लिए नहीं होते, एक्सप्रेसवे से कहीं ना कहीं व्यापार आता है। हम ये मेरठ के लोग ये उम्मीद करेंगे कि दिल्ली की भीड़ भड़ी वाला इलाका जो चावड़ी बाजार है वहाँ जगह नहीं है, और अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे बने हैं उसका लाभ यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के किसानों को, लोगों को मिले, तो निश्चित रूप से व्यापार भी इस व्यवस्था में आना चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने तमाम जो बीजेपी के एजेंडे में कहीं ना कहीं धार्मिक विकास है, हम इनका स्वागत करते हैं, लेकिन आपको यह भी बात मानना पड़ेगा कि अगर रामायण प्यारी है तो हिंदू धर्म में महाभारत की भी उतना ही महत्व है, और उस महाभारत कालीन की एक धरती इस मेरठ की धरती है, हसनापुर की धरती। आप अयोध्या में कितना भी विकास करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम मेरठ के वासी हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके धर्म के विकास का कोई थोड़े मोटे छींटे अगर इस हसनापुर की धरती के ऊपर पड़ जाएं। सुनिए, दूसरी आपने जो बात कही उस पर जवाब लूंगी। मतलब अयोध्या का विकास हो रहा है, काशी का विकास हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना है। वो कह रहे हैं कि कम धार्मिक नगरी है क्या, कम महत्व वाली है क्या हस्तिनापुर, उसका विकास क्यों नहीं सर? जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जय श्री राम को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, भगवान का अस्तित्व पर निशान लगाते हैं। हम न्योता देते हैं तो न्योते को ठुकराते हैं। अरे इनको भगवान नहीं छोड़ेगा, इनको देश की 142 करोड़ देवतुल्य जनता, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता और मेरठ के 19 लाख जनता इनको नहीं छोड़ने वाली। तो अयोध्या का विकास हिंदू मुसलमान के लिए किया क्या सिर्फ? अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ मेरठ और वो जो हस्तिनापुर गिना रहे हैं उसका विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी कोई मान्यता नहीं है क्या? देखिए, मेरठ में रैपिड लाए पहली, मेरठ में मेट्रो लाए, एग्रीकल्चर किसानों के लिए पहली यूनिवर्सिटी। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के तौर पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है इसलिए। माना जी, किसानों की, कृषि की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आप समझिए कि स्पोर्ट्स मेरठ की जान है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में लाए, हम लाए। किसानों को इनके सरकारों में किसान आत्महत्या करता था, माता बहनें सड़कों पर सुरक्षित नहीं थी, युवाओं को रोजगार नहीं। अभी कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं? एक किसान उत्तर प्रदेश में आत्महत्या नहीं कर। आज मेरी माता बहनें रात को 2 बजे सड़कों में सुरक्षित चल सकती हैं। मवाने में झूठ, अभी मवाने में 15 दिन पहले जगवीर किसान की हत्या हुई, इससे बड़ा झूठ इस आत्महत्या, वो आत्महत्या एसडीएम के सामने उन्होंने जलकर आत्महत्या की अपने। झूठ सच और झूठ के बीच जरा समाजवादी पार्टी की भी बात सुन लेते हैं। हाँ, तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े फर्जी और दावा खिताबी है। अडम गोंदवी का ये शेर है, सुनिए। इनका झूठ मैं बताऊं कैसे चलता। यह मेरी सरकार का नहीं, एनसीआरबी का डेटा है 2021-22 का। 10,851 किसानों ने आत्महत्या की, और ये भाई साहब सफेद झूठ बोल रहे। खड़ा होकर बोलिए आज। एक दिन में 31 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यही है ना आंकड़ा? तो आंकड़ा बताइए ना पूरा। मैं लास्ट पर डे थी, सुनिए। अगर आप में हिम्मत है जमीर बचाए तो बोलिए कि प्रधानमंत्री जी ने आंकड़े झूठे दिए हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, देखिए, पार्टी धर्म अलग बात है, लेकिन सच्चाई पे आप रहिए दोस्तों, साथियों। अगर 2021-22 में 10,851 किसानों ने आत्महत्या की तो उस सच को स्वीकार करना चाहिए। पार्टी को वोट किसी को दो आप। नहीं, लेकिन वोट किस पर पड़ेगा? वोट किस पर पड़ेगा? वोट मुद्दों पर पड़ेगा या फिर वोट जो है वो आस्था और श्रद्धा के नाम पर पड़ेगा? क्योंकि देश में माहौल तो पूरी तरीके से राम में है। देखिए, आपके कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री से ज्यादा महत्वपूर्ण और सम्मानजनक कोई पद नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री ना हो करके अगर उनका व्यवहार सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री के रूप में है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है? आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो आधार बताइए।
देखिए सुनिए सुनिए, आधार बताइए। आप मेरी बात को सुनिए। प्रधानमंत्री एक धीर गंभीर बातें करें, हम उनकी बातें मानेंगे। कौन सी हल्की बात कर दी? अरे कौन सी हल्की बात कर दी? आप सुनिए ना, देखिए देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी का बहुत विकास हुआ है, लेकिन अगर एक तरफ भारत नहीं हुआ क्या? दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन गया है। जीडीपी पिछले 3 साल से लगातार 7% के ऊपर अगर कहीं दुनिया में बनी हुई है तो वो हिंदुस्तान है। देखिए देखिए देखिए, आप सुनिए सुनिए, आप सुनिए सुनिए मेरी बात को, ए युवाओं मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप सुनिए, इस देश में अगर आर्थिक विकास हुआ है तो पिछले 1 साल में 3 करोड़ 32 लाख लोग सरकार द्वारा दिए गए अनाज के ऊपर जिंदा हैं। ये एक सवाल रहेगा। अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर एक बात जो बार बार विपक्षी तरफ से कही जाती है कि भाई 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, और उसकी भी अब मियाद जो है 5 साल और बढ़ा दी गई है, क्यों? इनके मुंह से भ्रष्टाचार के पैसे निकाल के देश की गरीब देश की 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा लूटा खसोटा। जब मेरे 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लूट डकैती हत्या रंगदारी चौथ वसूली से उत्तर प्रदेश चलता था। 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार ऐसा का चरम सीमा पे। ये तो लोक कल्याण की सरकार है ना। वो कह रहे हैं हम गरीबों का भला कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अनाज दे रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। 45 साल में बेरोजगारी हिंदुस्तान में चरम पर, 30 साल में सबसे ज्यादा महंगाई। जो तेल 2014 में 55 से शुरू हुआ वो आज 100 से ऊपर। सर एक सेकंड 30 साल में सबसे ज्यादा महंगाई कैसे हो गई? आप गलत बोल रहे हैं। अभी सरकार पेपर वाइट लेकर आई है, इकोनॉमी पर रिव्यू लेकर आई है। सरकार ये कह रही है यूपीए के 10 साल महंगाई औसतन 8% के ऊपर थी और बाकी जो 10 साल मोदी सरकार के औसत 5% रही। थोक महंगाई और खुदरा महंगाई कितनी आप मुझे बताइए इस समय। आप मुझे बताइए, आप जो कह रहे हैं कि 30 साल के हाईएस्ट पर तो नहीं है ना सर? 30% थोक महंगाई और खुदरा 8%। ये बताइए कौन सी कम है? 4% था जब 2014 में मोदी जी गद्दी पे बैठे थे। नौकरियां, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, तो 2008 में कितनी थी महंगाई? 2009 में कितनी थी महंगाई? की CMIE की रिपोर्ट है। 2 करोड़ 75 लाख लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। ये मेरे घर के आंकड़े नहीं है। और ईपीएफओ के आंकड़े क्या है? ईपीएफओ के आंकड़े क्या है? ईपीएफओ के आंकड़े ये हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। यह बीजेपी का दफ्तर नहीं है कि रेखा बाहर आ गई। इनसे पूछे क्या होती है गरीबी रेखा। अगर ये आज बता दे गरीबी रेखा कैसे तय होती है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बताइए भाई, गरीबी रेखा के बारे में बताइए। 25 करोड़ ऊपर आ गए कैसे? प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत 44 ना एक मिनट मुझे मालूम है यहाँ पर बल्ले भी बनते हैं और यहाँ पर फुटबॉल भी बहुत बनती है। गोल पोस्ट नहीं बदलना। गरीबी रेखा पर जवाब दीजिए, मुद्रा योजना पर नहीं, गरीबी रेखा पर जवाब दीजिए। वहीं आ रहा हूँ, सीधे वहीं आ जाइए, सीधे वहीं। नहीं पहले मेरी बात अपने मुंह से नहीं निकलवाएंगे। 44 करोड़ को हमने मुद्रा बैंक के तहत 50 से 20 लाख तक लोन 75% माता बहनों को उसमें बनाया। नंबर 1, हमने माता बहनों को फ्री में गैस के। गरीबी रेखा पर जवाब नहीं है? कैसे नहीं? गरीबी खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो विश्व के सबसे बड़े राजनेता। बता दीजिए ना, वो सवाल पूछ रहे हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं राठी जी। राठी जी इधर आइए, राठी जी 1 मिनट इधर आइए। हाँ। गरीबी रेखा इनसे पूछो ना, गरीबी रेखा कैसे डिफाइन होती है, पूछ लो। हमने देश से गरीबी खत्म करी। रेखा गरीबी। देखो अगर ये जवाब दे दे, अरे इन्हें पर्चा रटा हुआ। सुनिए, सवाल ये है कि ये कहते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से। भाई इनसे पूछो, एक रेखा है, कैसे पता चलेगा कि ये गरीबी रेखा क्या परिभाषा है? बताइए ना। देखिए इनकी गरीबी। अरे रुकिए भैया, चिल्लाने को कुछ नहीं। बताइए आप जवाब से इनका मुंह बंद कीजिए। मैं बता रहा हूँ रोमाना जी। रुकिए ना। हाँ। गरीबी रेखा थी जनता के लूट, जनता की खून पसीने की कमाई को इन्होंने लूटा। ये इनकी गरीबी। हमने जबकि गरीबी रेखा क्या है? हमने जनता की कमाई को जनता में भेजा। हमने जनता को। चलिए मतलब गरीबी रेखा वो डिफाइन नहीं कर पा रहे सर। छोड़ 1 सेकंड। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया। इनकी बात को एक बार बड़ा कर देते हैं कि हमने लूटा, हम सत्ता से बाहर। ठीक है, अब सत्ता में है। अब बता दीजिए गरीबी रेखा क्या होती है, अब बता दीजिए। चलिए ठीक है। सुनिए, देखिए गरीबी रेखा और गरीबी रेखा के ऊपर चर्चा करना कहीं ना कहीं देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है।
अगर 223 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति अगर 225 रुपए कमाता है तो वो कहीं ना कहीं गरीबी की रेखा से बाहर हो जाता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की अधिकतम आबादी जो दलितों की आबादी है, जो गांव में रहने वाले लोगों की आबादी भी है, देश का दुर्भाग्य ये है कि 75 साल बाद भी वही लोग दलित जो गरीबी की रेखा के सच्चे रिश्तेदार इस देश में बने हुए हैं। मेरा कहना यह है कि अनाज मांगना, अनाज देना बुरी बात नहीं है, लोक कल्याणकारी कार्य है, लेकिन आपको यह भी बात मानना पड़ेगा कि देखिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, हम राजतंत्र में नहीं जीते। जब राजा गुड़चना देता था और लोग फ्री में काम करते थे, सरकार लोगों को अनाज इसलिए देती है कि उसको मजदूर जिंदा चाहिए। वो मजदूर से प्यार नहीं करता, वो मजदूर को इसलिए जिंदा नहीं रखना चाहता, वो इसलिए जिंदा रखना चाहता है ताकि वो जिंदा रहे, उसको सरकारी जो सस्ता लेबर है वो मिले ना। बड़े आरोप लग रहे हैं। देखिए, एक तो विनीत जी हुआ यह है कि आप गरीबी रेखा वाली डेफिनेशन दे नहीं पाए सर, इस पर आपको घेर लिया इन लोगों ने। अब ऊपर से और वो इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये तो सिर्फ जिंदा रखने के लिए सस्ते मजदूरों के चक्कर में 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। जवाब ले हैं, एकदम भागिएगा मत। जवाब दे दो। जवाब लीजिएगा पहले। गरीबी रेखा इनसे ये पूछिए कि कांग्रेस सपा बसपा की सरकार में गरीबों को इन्होंने गला घोटा नंबर 1। हमने गरीबों को मान दिया, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया। और गरीब क्यों? भारत को इनकी सरकार में भारत को नंगा खचोला कहा जाता था। आज भारत के मान सम्मान को विश्व पटल पे देश के लोग प्रधानमंत्री काम कीजिए। आप ना ढूंढ लीजिए पहले गरीबी रेखा की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं। मैंने तो पहले कहा भाई बल्ले बनते हैं, यहाँ पर फुटबॉल भी बनती है, गोल पोस्ट मत बदलिए। नहीं सर, मैं इतना फुटेज तो नहीं आपको दे सकती हूँ ना। आप मुझे लेकिन ये बताइए, यहाँ पर आप तीनों एक ही तरीके की जबान बोल रहे हैं, यहाँ पर आप तीनों बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता तो आप लोगों पर विश्वास कर नहीं रही है। जनता तो बार बार इन्हीं को जिता रही है, ऐसा क्यों? देखिए, आप लोग एक बात समझना पड़ेगा कि इनके प्रधानमंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। सुन लीजिए, इनके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जब मंच से कहते हैं कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, उन दूसरी सरकारों को कहते हैं अगर वो जनहित की कोई काम करती है रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो ये दो मुंही बात है। दूसरा, IMF की पहली रिपोर्ट है कि 205 लाख करोड़ का कर्ज भारत देश पे है, और इसी तरीके से रहा तो 2027-28 तक हमारी जीडीपी के बराबर आप बड़े बड़े आंकड़े दे रहे हो, आप बड़े बड़े आंकड़े दे रहे हो। आप मेरठ से जुड़ा हुआ एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो ना। आप मुझे ये बता दो कि बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में बनी रहेगी कांग्रेस के साथ या नहीं, या फिर बीएसपी? देखिए, बीएसपी के लिए दरवाजा खुल रहा है। बिल्कुल इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ेगा। कहाँ है एकजुट? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी निकल गई, बिहार में नीतीश कुमार चले गए, यहाँ वो समाजवादी पार्टी वाले नेता, राठी जी को दिखाइए जरा, राठी जी के जो नेताजी हैं वो आप लोगों को किसी गिनती में ही नहीं रख रहे हैं। कर क्या रहे हैं अखिलेश यादव जी? वो एक तरफा फैसलों पे फैसले कर रहे हैं। वो आरएलडी को 7 सीटें दे देते हैं, वो कांग्रेस को 11 दे देते हैं, और अपने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर देते हैं। कमाल है। और आप लोगों को हवा भी नहीं है। अभी गठबंधन का सीट शेयरिंग की बैठकें चल रही हैं, और इन्होंने बावजूद उसके ऐलान ही कर दिए। पहले नहीं, ऐलान कहाँ किया है? 11 ऐलान कर दिया। सुन लीजिए, 11 सीटों पर जो उन्होंने कहा है अखिलेश जी ने कि 11 सीटें चिन्हित कर ली गई हैं, उसके अलावा भी और सीटों पे बात चल रही है। 16 उम्मीदवारों के नाम उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने उनको तो 16 के कर दिए ना, बाकी तो कांग्रेस पार्टी 80 लोकसभा 16 पर से उन सीटों पर से आपने दावा अपना वापस ले लिया है। आपको नहीं चाहिए ना वो सीटें? आपको लखनऊ की सीट नहीं चाहिए ना? देखिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन सी सीट पर चुनाव लड़ना है। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन कर नहीं पा रहा ना सर। कहा तो 31 जनवरी तक सीटों पर फैसला हो जाना था, यहाँ हम फरवरी में पहुंच गए, और अभी फरवरी में भी असमंजस बना हुआ है। सस्पेंस खत्म क्यों नहीं करते हैं? अगर दिल मिल नहीं रहे तो फिर अलग दल हो क्यों नहीं जाते? मैं उसका जवाब दे दूं। पहले 2 पंक्तियों से भाजपा का चरित्र बता दूं आपको, और एक फैक्ट बताऊंगा, उसके बाद चाहे मेरा समय सारा इनको दे दीजिएगा। गांधी जी के सपनों का एक ऐसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला, वो सिंहासन चला रहे हैं रामराज के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। पूरा 67 साल भारत ने कर्ज लिया 55 लाख करोड़, और इन्होंने 8 साल में 85 लाख करोड़। भाई क्या करा है उसका? भाई करा क्या है? ये कर्ज है 85, क्या करा इन्होंने? दूसरी बात, जहां गठबंधन की बात है, देखिए IPL का मैच होता है, सब प्लेयर्स आते हैं अलग अलग कंट्री के,
सब एक दूसरे के खिलाफ पूरी डेडिकेशन के साथ खेलते हैं, लेकिन लास्ट में अपने देश के लिए भी खेलते हैं। तो अगर थोड़ा बड़ा परिवार है, उसमें थोड़ा उठापटक होती है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो उसे डिसाइड कर लेगा। और हम पहले भी देखते आप लोग दबाव की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, हैं? दबा रहे हैं आप लोग कांग्रेस। कोई दबाव 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई, वहां कमलनाथ जी ने अखिलेश यादव के लिए अखिलेश कह दिया, तो अब आप लोग बदले पूरे कर रहे हैं। एंड इज वेल ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया होगा। और प्रधानमंत्री जी जो इस समय पे हैं, जिनके राज में ये पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, किसान लुट गया, मर गया, जिसको अभी भाई साहब बोल रहे थे कि कोई आत्महत्या नहीं कर रहा। सब किसी और सरकार ने आज तक किसान को सम्मान निधि दी नहीं, वो मोदी सरकार ने दी है ना सर? 1000 रुपए साल पहली बार हमने किसानों खाते में पहुंचा। बजट में बढ़ाया नहीं, लेकिन सर किसानों का ही सब कुछ है। छोटे व्यापारी, खुदरा व्यापारियों को 10 हजार रुपए दिए, किसानों को 6000 रुपए, और इनमें जूतम पतरम चल। देखिए वो कह रहे हैं कितनी सूद ली। अभी ज्यादा दूर नहीं है। अगर इनका जमीर जिंदा हो तो एक सवाल मेरा इनसे पूछना, अभी हस्तिनापुर में एक किसान ने आग लगा करके आत्महत्या की है, अभी मेरठ में। वो तो मान ही नहीं रहे, पूछे इनसे। मान नहीं रहे ना आप। झूठ बोलने की शर्म होनी चाहिए। ठीक है, वो नहीं मान रहे, वो कह रहे झूठ बोल रहे हैं। सतीश जी आप मुझे बताइए, इंडिया गठबंधन में बहन जी आई क्यों नहीं फिर? अगर बीजेपी में इतनी खामियां हैं, बीजेपी के राज को हटाना था तो सबको साथ आना चाहिए था ना सर? नहीं, देखिए, हर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर पार्टी को निर्णय लेने का अधिकार है कि वो किसके साथ लड़ेगा और किसके साथ नहीं लड़ेगा या स्वयं लड़ेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि गठबंधन के लोग, अगर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ये कहती कि यहाँ चुनाव मैं लड़ूंगी, बिहार के लोग कहते हैं कि चुनाव यहाँ लड़ेंगे, पहली बात तो यह कि बहुजन समाज पार्टी कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, वो एक नेशनल पार्टी है, उसका वोटर हर जगह है। सिर्फ आप गठबंधन उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, ऐसा क्यों चाहते हैं? आप तेलंगाना में क्यों नहीं करना चाहते? तेलंगाना में 5 सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट 5 जगह दूसरे स्थान पे है। दूसरी बात एक मैं कहूंगा, कांग्रेस बड़े भाई का दिल नहीं दिखा पा रही है, बड़ा दिल नहीं दिखा पा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। कहाँ दिखाया? वो कह रहे हैं हमें और जगह क्यों नहीं एडजस्ट करते? जो समान विचारधारा के लोग हैं, हम तो आमंत्रण करते हैं, इन्हें देते हैं, आप आइए। और आपकी शर्तों पे थोड़ी आएंगे, आपको गद्दी तक पहुंचाने के लिए उनका भी तो सम्मान करना होगा ना। हर पार्टी का अपना अपना एक वजूद है, हर जगह वजूद है, तो उसके अनुसार जो तय होगा उस हिसाब से पार्टी। कह रहे हैं कि कांग्रेस तो सम्मान ही नहीं दे रही है ना, वजूद के हिसाब से बीएसपी को आप लोगों ने सम्मान नहीं दिया, इसलिए बीएसपी आप लोगों के साथ नहीं है। देखिए, कांग्रेस से ज्यादा सम्मान कोई नहीं दे सकता। जितनी पार्टियों को सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया इंडिया गठबंधन में, तो अगर बसपा को आना है। इतना सम्मान मिला कि ममता बनर्जी ने छोड़ दिया, इतना सम्मान मिला कि नीतीश कुमार निकल लिए। कहाँ छोड़ दिया? ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं। नहीं, वो कह रही है हम साथ नहीं लड़ेंगे, मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। अभी लड़े तो नहीं है ना, अपनी अपनी बातें हैं, वो अपने पार्टी के लिए काम तो सर आप एक काम करो, जब आप इतने हसीन ख्वाब देख ही रहे हैं, कौन से ख्वाब? मुंगेरी लाल वाले ना, तो किसके मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सरकार भाजपा की बनेगी, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। 400 से ऊपर सीटें, 400 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और कमल खिलेगा। जनता के बीच चलते हैं, जनता के बीच चलते हैं, जनता के बीच चलते हैं। हाँ जी, क्या कहना है? आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी से दौड़ के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी शिखा है। जो बीजेपी ने गठबंधन किया है वापस बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के साथ, जबकि अमित शाह ने खुद कहा था कि हमने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो आखिर दरवाजे खोले क्यों हैं उन्होंने? ये दरवाजे क्यों खोलने पड़ गए नीतीश कुमार के लिए? मतलब राममय माहौल है, मोदी की गारंटी भी है, फिर भी बिहार में 40 की 40 सीट जीतने के लिए नीतीश मतलब बीजेपी की मजबूरी है? नहीं, 17 साल बीजेपी में रहे, दोबारा घर वापसी आए, उन्होंने देखा कांग्रेस ठगों का गठबंधन है, बिहार को जंगल राज बना दिया उन्होंने, इसलिए उन्होंने देखा आओ राम के गले लग जाओ, राम के रूप में मोदी है। तो राम के रूप में मोदी है तो भरत बनाना चाहिए था ना आप लोगों को, नीतीश कुमार को। आप लोगों ने तो वहां पर बड़ा भाई बना दिया, सीएम की कुर्सी पर भी बैठा दिया। राम के रूप में मोदी, भरत के रूप में योगी और अर्जुन के रूप में अमित शाह है। ये अर्जुन और राम की, लेकिन सीएम के तौर पर कुर्सी कमान। देखिए, भगवान को राम, इतने राम जी से बड़े मोदी जी हो गए क्या हैं? और दूसरी बात, अस्तित्व की, अरे भैया, जब राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, तो आम जन के लिए रास्ते, मतलब सब लोग आ गए थे उनके स्वागत के लिए। ये कौन लोग हैं जो वीवीआईपीओ की लाइन लगाने वाले हैं?
ये कौन लोग है जो आप लोग क्यों नहीं गए? आप लोग क्यों नहीं गए? ये राम आप लोग क्यों नहीं गए? बिल्कुल जवाब देंगे। ये हमारे आस्था का सवाल है और ये हम तय करेंगे, हर व्यक्ति तय करेगा कि वो कब जाए। वो किसी की जबरदस्ती या किसी के बुलाने पे जबरन अगर कोई बीजेपी के न्योते पर क्यों जाएंगे? वो उनका अपना आस्था है। जितने आपके लिए श्रद्धे हैं वैसे ही उनके लिए भी प्रभु राम सबके लिए श्रद्धे हैं। वो जाएंगे अपनी आस्था के हिसाब से। पहले बीजेपी का न्योता नहीं था, वो न्योता राम ट्रस्ट का था। अब भगवान को बुलाने भगवान 14 वर्ष की बाद दिवाली बनी। अब 496 वर्ष बाद भगवान जब अपने घर वापसी आए तो जगह जगह दिवाली बनी, घर दुकान घर। क्या बीजेपी को वोटों पे फायदा मिलेगा? बीजेपी को वोटों का फायदा मिलेगा? हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। ओ, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। विनीत शारदा जी, मेरा सवाल है विनीत शारदा जी से। शारदा जी, मुझे ये बताइए कि राम मेरे आराध्य हैं और मुझे बहुत खुशी है। मैं बचपन से देखती हूँ, दिवाली बचपन से मनाती आ रही हूँ दिवाली में, ठीक है ना। और राम के होते हुए दिवाली मनाती आई हूँ मैं। अब मुझे ये बताइए कि राम भद्राचार्य जी आज एम्स में एडमिट हुए हैं, ठीक है, वो बीमार हैं। और तो क्यों, तो अगर हम मंदिर बना रहे तो फिर हॉस्पिटल क्यों नहीं बना रहे हम? क्यों इतनी, मतलब बीजेपी की क्या मजबूरी है कि जो हॉस्पिटल्स को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही थी, मंदिर को दी जा रही है? मैं सिर्फ, हाँ, मैं बिल्कुल, उन्होंने कहा था हॉस्पिटल करने के। तो मेरा सिर्फ ये विनीत शारदा जी, मेरा सवाल ये है कि हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बन रहे हैं? अगर हॉस्पिटल नहीं बन रहे हैं, ये शिकायत है आपकी। हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, वो कह रही है हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बन रहे? हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बन? 70 जिलों का सूबा, 58 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल दिए। यूपी में 2 एम्स, एक रायबरेली, अरे 2 एम्स, एक रायबरेली, गोरखपुर खोल दिया। झूठ नहीं है, सच्चाई है। कौन सा नाम सुनना है? फिर मेरा एक और सवाल है। ये झाऊ झाऊ काव काव ज्यादा करता है बीजेपी वाले। एक बिजली घर का नाम नहीं, मेडिकल कॉलेज की बात कर। नहीं, मैं ऐड कर रहा हूँ ना, मेडिकल कॉलेज का नाम। सुनिए देखिए, सुनिए, मेडिकल कॉलेज कोई इमारत नहीं होती। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भी होते हैं। पिछले 5 साल में बीजेपी ने कितने डॉक्टरों की भर्ती के विज्ञापन दिए हो तो मैं आपकी बात को मान लूं। वो बहन जी ये कह रही थी मेडिकल कॉलेज की बात कि रामाचार्य जी ने ये कहा था जब वो प्राण प्रतिष्ठा में गए कि जो मंदिर जाएगा उसको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। कल वो बीमार हुए, वो बुजुर्ग आदमी है, हो सकता है कि अगर वो एडमिट हुए हैं, ये एक सवाल था। उनका सवाल ये था कि मंदिर मस्जिद से ज्यादा लोगों को शिक्षालय बने, लोगों के बेरोजगारी के सवाल बने। आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है, बीजेपी ऐसा नहीं कर रही, आपको ऐसा लगता है? बीजेपी सिर्फ मंदिर कर रही है, आपको ऐसा लगता है? आप सुनिए, देखिए, जल्दी जवाब। आप मेरी बात को सुनो। बीजेपी मुद्दों से भटका रही है और बीजेपी के लोग अगर ये कह रहे हैं कि इतने मुद्दे होने के बावजूद भी बीजेपी जो आएगी उसके पीछे कहीं ना कहीं ईवीएम है। एक बात मैं आपको बता दूं, ईवीएम को लेकर भी सवाल है, ईवीएम को लेकर भी सवाल है। यहाँ किस किस के सवाल है? हाँ जी, जल्दी से क्या सवाल है? मेरठ में चौधरी चरण सिंह किसान फंड पड़ने वाला था, जो प्रधानमंत्री जी मेरठ में ही घोषणा करके गए थे। क्या उसका क्या उत्तर है आपके पास? चौधरी चरण सिंह किसान फंड प्रधानमंत्री जी खुद मेरठ की जनसभा में घोषणा करके गए थे, उस पे कुछ हुआ? ऐसा हुआ था शारदा जी क्या? जल्दी बताइए। इनसे पूछिए, किसानों के खाते में 6000 रुपए किसने डाले? मतलब वो फंड नहीं बना ना, मतलब फंड नहीं बना है। फंड दे रहे हैं। फंड का चिंता हम कर रहे हैं। इन्होंने किसानों को लूटा, किसान आत्महत्या कर रहे थे। कांग्रेस, सपा, बसपा उत्तर प्रदेश देश को लूटा। ठीक है। कुछ और सवाल जल्दी से। पीछे आएंगे, क्या सवाल है? किससे सवाल है? जो ईवीएम की बात करते हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, फिर वहां पे कैसे हार गई? हाँ, कैसे हार गए भाई? अगर ईवीएम को लेकर सवाल है, आप लोग तेलंगाना में क्यों जीत गए? देखिए, ईवीएम की सरकार, अभी हमारे भाई ने कहा राजस्थान में चुनाव आयोग दिल्ली में बैठा है और अभी तुमने चंडीगढ़ में ताजा उदाहरण देखा। 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, 16 वोट बीजेपी के, और वहां 8 वोट निरस्त करके कैसे जबरन उसको मेयर बना दिया, एक छोटे से मेयर के लिए बीजेपी। अगर आप लोग अरविंद केजरीवाल के साथ प्रदर्शन में नहीं गए कांग्रेस वाले? वहां अरविंद केजरीवाल अकेले सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। सर, ये ईवीएम को लेकर जो भ्रम फैलाने का काम विपक्ष की तरफ से किया जाता है, और भ्रम में इसलिए कह रही हूँ, यहाँ मेरठ में भी कितनी 7 विधानसभा सीटें हैं ना, मतलब 1 आरएलडी के खाते में, 3 आपकी पार्टी ने भी जीती और 3 बीजेपी ने जीती। तो जीत कैसे जाते हो फिर आप? मैं इस बात का जवाब दूंगा अगर आप समय देंगे, लेकिन उससे पहले भी रोजगार पे भी उन्होंने बात बोला, तो उस पर बोलना जरूरी है क्योंकि मेरा युवा साथी बैठे। पहले ईवीएम फिर रोजगार। पहले रोजगार फिर ईवीएम। नहीं,
ईवीएम का सवाल जनता का आया है ना, जनता से आया ना, जनता की बात का जवाब। उसके बाद रोमाना जी अब समय नहीं देंगी हमें, समय भी तो नहीं देंगी ना हमें। चलिए आप जवाब दे दीजिए। ईवीएम के ऊपर सवाल देखिए, मेरठ में बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो हाजी याकूब थे 48% वोट लेकर के भी हारे हैं। वो पहले जीते हुए डिक्लेयर हो गए थे, उसके बाद में आपने क्या ड्रामा किया? 2019 की बात कर रहे हैं आप 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 मेरी बात सुनिए, बताइए तो ना, पूरी बात 2019 की बात कर रहे हैं। ईवीएम इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है कि पूरी दुनिया में 4 ही देश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, बाकी जो जहां टेक्नोलॉजी पैदा होती है, जापान है, जर्मन है, अमेरिका है, वहां के लोग चाहते हैं, वहां के लोग बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। आप ईवीएम से चाहते हैं? आप क्यों ईवीएम से चाहते हैं? दूसरी बात, ईवीएम का सबसे पहला विरोध लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया। ईवीएम के ऊपर सबसे पहला जो धर्म ग्रंथ लिखा, उसके ऊपर जो किताब जीवीएल साहब है, इनके नेता जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी, लालकृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले विरोध किया था जब वो विपक्ष में थे, और अब जो विपक्ष में है वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब जब ये हारे, जब ईवीएम जीतता है, ये कहते हैं। मतलब ये कहिए ना, जब हारता है तब वो ईवीएम को लेकर कोसता है। जब बीजेपी हारती थी तो बीजेपी वाले कोसते थे ईवीएम को, और नहीं, लालकृष्ण आडवाणी से लेकर जीवीएल नरसिम्हा राव तक कभी ईवीएम का विरोध नहीं किया। हमने हमेशा ये कहा लोकतंत्र भारत में है, और कैसे कर्नाटक जीत गए, कैसे तेलंगाना जीत गए, कैसे पंजाब जीते, कैसे दिल्ली जीते, वो कैसे जीती, मुझे कैसे जीतते हैं फिर ईवीएम में इतनी गड़बड़ी? अगर सवाल किस के हाथ उठाइए, मैं आ रही हूँ। अगर देश की जनता को इस पे सवाल है और कोई भी क्वेश्चन मार्क है और उस पर जनता को लगता है कि इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, तो चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा इस देश के लिए, अगर सवाल उठाए तो कि ये निष्पक्ष है या नहीं है। लेकिन जब चुनाव आयोग कहता है आइए ईवीएम रख दी हमने, हैक करके दिखा दो, तो कोई पहुंचता नहीं है वहां पर। जल्दी से नीचे चलते हैं, जनता के बीच जनता के सवाल। क्या सवाल है, किससे सवाल है? खड़े हो जाइए जल्दी से। जी, मेरा तो जो है विपक्ष से सवाल है कि जो ये ईवीएम का वोट बैलेट पेपर का जो लफड़ा है, आप ये बताइए कि जब आज जो मोबाइल एंड्रॉयड आ गए हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब अगर एंड्रॉयड फोन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अब आप कह दो सादे फोन इस्तेमाल कर दो, क्या ये युवा करेंगे? ऐसे ही जो इस तरीके से ईवीएम चली है, आगे बढ़ने की बजाय पीछे की दिशा में देश को लेकर जाना चाह रहे हैं। हाँ जल्दी से। मैडम मैं ये कहना चाहूंगी, जब ईवीएम का बार 2019 से लेकर अभी तक ईवीएम की बार बात चलती, तो बार प्रधानमंत्री जी या देश का जितना भी चुनाव आयोग ईवीएम को क्यों नहीं हटाते? बैलेट पेपर लेकर आए और बात साफ हो जाए। अच्छा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, ये सवाल ही खत्म हो जाना चाहिए। क्या सवाल है? जल्दी से बताइए, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई हारता है तो बात ईवीएम की करता है, चाहे अब कोई। सवाल क्या है? सवाल मेरा नहीं है, मेरा कहना यह है कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। ये जो कौन बनेगा प्रधानमंत्री का आप कार्यक्रम चला रहे हैं, आपको चलाना। बीजेपी के कार्यकर्ता? नहीं, आपको मोदी जी के फैन? बिल्कुल मोदी जी के फैन मिल गए हमें यहाँ पर। हाँ जी, जल्दी से। मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन जो 22 जनवरी को राम मंदिर गए थे, बट कांग्रेस हाईकमान तो मना कर रही थी कोई नहीं जाएगा, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन क्यों गए? उन्होंने तो न्योता भी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हाँ जी, मेरा एक सवाल है, विपक्ष से है। मेरठ के आम नागरिक हैं, छोटे से बड़े हो रहे हैं, नवयुवा हैं। मेरा ये पूछना है कि जब हरियाणा छोड़ दो, जब छोड़ दिया, किसी और भी राज्य में कांग्रेस की सरकार आ जाए, तेलंगाना में आई है ना, अभी कर्नाटक में आई थी, उससे पहले हिमाचल में भी जीते थे, तब सवाल नहीं उठेंगे ईवीएम पे? ईवीएम पे सवाल तब उठेंगे। नाम बताओ अपना। सावन कन्नौजिया मेरा नाम। सावन कन्नौजिया जी, मैंने मंच पर वही तो कहा था। मैंने कहा जब जो हारता है वो ईवीएम को कोसता है। मुझे एक बात तो बताओ, ईवीएम पर विधवा विलाप करना क्यों है? क्यों करना है विधवा विलाप? और किसका सवाल है? जल्दी से आइए। हाँ जी मैडम, मेरा नाम यामीन चौहान है। ये ईवीएम की बजाय रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, ये रोज ईवीएम पे मत। आपको दिक्कत है, बेरोजगारी है, समस्या है? बेरोजगारी है, शिक्षा पे बात हो, किसानों की बात हो, आवारा पशुओं की बात हो। ठीक है जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है, जो घबरा रहे हैं बहुत ज्यादा। घबरा रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है? गए कहाँ थे? राम गए कहाँ थे? यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब राम जी, हर घट में राम है। ये मुद्दा भटकाते हैं, केवल मुद्दा। सनातनी तुष्टिकरण करते हैं इस देश का। सर, राम कहीं गए नहीं थे, लेकिन फिर राम कहीं थोड़ी सभ्यता और संस्कृति से बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं। देखिए सर, ये जवाब दे रहे हैं। जब तक कहाँ गए थे, ये जवाब। मेरी बात सुनिए, बीजेपी के एजेंडे में था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बन गया है, बन रहा है, आ रहे हैं।
ठीक है, मेरी बात सुनिए। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने ये कहा था कि राम काल्पनिक है। हाँ, किसका सवाल है? अरे बोल चुके ना, उनको मौका दीजिए। आइए, जल्दी आइए, क्या सवाल है? मेरा सवाल बीजेपी से है। मथुरा में मेट्रो ट्रेन आ रही थी, 412 करोड़ की मिट्टी डाल दी, ट्रेन अभी तक आई नहीं, मिट्टी बारिश से बह रही है। उसके बाद योगी जी आ गए, मोदी जी आ गए, लोगों को दिक्कत हो रही है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओहो, यहाँ तो बड़ी शिकायतें भी आ रही है सर। मतलब सबके लिए सवाल है, ये मेरठ के जनता के मन के सवाल हैं। जवाब दीजिए जल्दी से। पहले आप जवाब देंगे। आपको लेकर बड़ा सवाल था कि साहब इन लोग कहते थे पहले कि प्रभु राम तो काल्पनिक हैं। ये आप लोगों की सरकार ने हलफनामा दिया था ना। देखिए, अब राम भक्त बन रहे हैं। किसने दिया हलफनामा? यूपीए की सरकार ने। और किसने? देखिए, कभी भी मेरी बात सुनिए। मंदिर अगर बना है तो वो भाजपा ने या आरएसएस या मोदी जी ने नहीं बनाया, देश की सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है और देश की सभी जनता ने। उसी देश की अदालत में कांग्रेस की तरफ से हलफनामा दिया जाता था कि राम तो काल्पनिक हैं। अटल अभी बात नहीं, और आपके लिए सवाल ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वोटों की जुगत के लिए प्रभु राम का नाम जो है वो चुनाव में भुनाने की तैयारी में ऐसी मीठी मीठी मुस्कान दिखाइए। रोम रोम में बसता है राम, रोम रोम बसते हैं राम, जनता में बसते हैं राम, जमीन में बसते हैं राम। तो राम का आसरा है इनको। राम के आसरे 24 चुनाव की तैयारी। नहीं, चीजें गलत नहीं जाने चाहिए। राम द्वारा बनाया गया एक ही स्ट्रक्चर यहाँ जिंदा है, राम सेतु। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में, जब सेतु सदन योजना चल रही थी, उसको बाकायदा तोड़ा जाना था, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दावी किया। यूपीए सरकार के समय में एफिडेविट दिया गया था कि राम काल्पनिक है। सर, इस तरीके के फैक्ट्स मत मोड़िए तरोड़िए। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर, स्पोर्ट्स सिटी, मेरठ के मन की लोगों की बात आपने जानी है।